नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, वैसे आज दिन भर तो ये शोर शराबा रहा कि क्या सचिन पायलट अपनी डूबती जहाज को भाजपा के रनवे पर उतारेंगे या कांग्रेस के हैंगर में खड़ा रखेंगे। एक पत्रकार ने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी के पुरानी कांग्रेसी नेता और अब उत्तर प्रदेश में मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने प्रेस में कहा है कि मेरी बात सचिन से हुई है। तो सचिन ने बड़ा ही शानदार अंदाज में उनको जवाब दिया कि शायद सचिन तेंदुलकर से हुई हो। खैर, सचिन तेंदुलकर को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराने के लिए तो पलक पौड़े बिछाए है। अगर तेंदुलकर ज्वाइन कर ले तो सौरव गांगुली पर डोरे डाला ही था, और सौरव गांगुली ने डॉक कर दिया, बाल को पैड कर दिया, विकेट पर आने ही नहीं दिया। तो सचिन क्या करेंगे, लेकिन नहीं रहा। उससे भी ज्यादा जरूरी और मुद्दा छाया रहा पेट्रोल पर कोहराम। कुछ समाचार चैनलों ने 2012 में भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा जोर शोर से पड़े हुए पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दामों के विरोध में किए गए प्रदर्शन को दिखा रहे थे आधे स्क्रीन पर कांग्रेस के प्रदर्शन को दिखा रहे थे। मतलब ये सिर्फ प्रदर्शन होता, इससे जनहित का कोई मतलब नहीं होता। जनता को क्या फायदा मिला इससे मतलब नहीं है। राजनीतिक दलों को अपना चेहरा चमकाना होता है। जब भाजपा विपक्ष में थी तो भाजपा भी यही करती थी, या कांग्रेस विपक्ष में है तब भी कांग्रेस यही कर रही है। मतलब ना तो तब भारतीय जनता पार्टी को आमजन का कोई मतलब था, ना ही आज कांग्रेस को आमजन का कोई मतलब है, क्योंकि बढ़े हुए पेट्रोलियम पदार्थ में अलग अलग समय पर अलग अलग वजह होती है। जैसे आज की वजह पर मैं आपको 1 मिनट में बताऊं। दुनिया लॉकडाउन के वजह से औद्योगिक गिरावट पे है। किसी भी तरह के विकास कार्य बंद है, चूंकि कल कारखाने बंद है तो प्रोडक्शन होगा कहाँ से। मैं अपनी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं बड़ा साधारण आदमी हूँ। मैं जो रिटेनरशिप लेता था, फीस लेता था, उसमें 10% काट के मिलता था। मतलब मेरे 10% से सरकार अपने खजाने भरती थी, मुझ जैसे कई लोगों से। मतलब मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ। अब मेरा कोई पेमेंट ही नहीं आ रही है तो 10% कटने का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि जब पेमेंट आएगी तब कटेगी ना। अभी तो भोजन पानी आप सबों के आशीर्वाद से मेरा बेटा नौकरी ज्वाइन कर लिया और अब उसी के पैसे से खा रहे हैं। मेरा कोई कमाई नहीं है। उस तरह से बहुत लोगों को होगा, कोई मैं अकेले आदमी तो हूं नहीं। मतलब सरकार के खजाने में पैसा नहीं आ रहा, क्योंकि सरकार ने कोई छापाखाना नहीं खोल रखा है। वो आपके द्वारा दिए गए टैक्सों से ही अपना एक्सपेंडिचर खर्च करती है, और अपने जो नित्य डे टू डे का खर्चा होता है वो आपके दिए पैसों से होता है। अब जब आपकी तरफ से पैसा ही कम आने लगेगा तो क्या करेंगे। खर्चा तो कम नहीं है, मंत्रालय का सारा लाव लश्कर वही है, आडम्बर वही है, सारा वो जो भी उनका खर्चा है वो सब है, उसमें तो कहीं कोई कमी आ नहीं सकती। क्योंकि अब तो और ज्यादा बड़ा है, कोरोना के वजह से सरकार को हर जगह प्रेजेंट होना है। वैक्सीन फ्री में चाहिए, वैक्सीनेशन जल्दी चाहिए। अब कोई कह रहा है कि अगर पिज्जा घर आ सकता है तो वैक्सीन क्यों नहीं आ सकता है। मतदान अगर बूथ पर दिया जा सकता है, वैक्सीनेशन क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि बोलने में तो पैसा लगता नहीं है, सरकार को इंतजाम करने में पैसा लगेगा, और आपको पैसा देने में आपको परेशानी होगी। कोई राजनीतिक दल ये नहीं कह रहा है आज के तारीख में कि भाई सब कल कारखाना बंद है और वैक्सीन भी फ्री में चाहिए, आपके डोर स्टेप पर चाहिए, आपके निकट चाहिए, तो कहाँ से आएगा। वो पेट्रोलियम पदार्थ से बढ़े हुए दामों से ही तो सरकार चलती है। लेकिन इतना समझा करके, इतना बुझा करके राजनीतिक दल तो हमारे यहाँ राजनीति करते नहीं। उन्हें तो हिट और रन है। अपना मुद्दा लिया, एक पुरानी कबाली गाड़ी लाए और उसको जला दिए, और जला करके दिखाई कि देखो हम लोग कार को आग लगा दिया। अब कोई उनसे पूछे कि कार को आग लगाने का अधिकार आपको किसने दिया। मतलब आपके पास 1-2 लाख रुपए की कार फूकने का पैसा था और 100 रुपए का पेट्रोल भरने का पैसा नहीं था। बट तो भारत में पता है कि राजनीतिक लोग हम सबों को जाति, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय, समुदाय का अफीम पिला रखे हैं। हम ये सब सोच ही नहीं सकते। इस पर सोचने पर हम जा ही नहीं सकते। इसीलिए जो आज का मैंने मुद्दा चुना है वो इसीलिए है कि नेतागण हम लोगों को अफीम पिला रखे हैं, हम नशे में मशगूल हैं, हमको अच्छे बुरे की कोई समझ परख नहीं, और हम इस विषय पर सोच ही नहीं सकते कि भाई
मुकुल राय तृणमूल को छोड़ा तो कहा कि ममता बनर्जी गुंडाई कर रहे हैं, उनका भतीजा सब कुछ है पार्टी में, किसी की कोई पूछ नहीं है, कोई कदर नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी में आए। जब तृणमूल छोड़े थे तब भी मुकुल राय की हैसियत तृणमूल में नंबर 2 की थी। मतलब ममता बनर्जी के बाद सबसे वरिष्ठतम सदस्य मुकुल राय थे। मुकुल राय की हैसियत से आप इतना ही यही अंदाज लगाएं कि जब ममता बनर्जी को केंद्र से राज्य में मुख्यमंत्री बनने के लिए जाना पड़ा और दिल्ली में रेल मंत्री जैसा बड़ा मलाईदार भारत का मंत्रालय था, तो उन्होंने अपने सबसे खास मुकुल राय पर ही भरोसा किया और मुकुल राय को ही रेल मंत्रालय का पदभार दिया। मुकुल राय ने बिल्कुल भरत के तरह, भगवान राम के खड़ाऊ के तरह से उसको चलाया। मतलब डे टू डे फंक्शन, यहाँ तक कि भी रेलवे में जो चिट्ठी दी जाती है ना टिकट रिजर्व करने के लिए, जैसे एमपी लोग चिट्ठी लिख देते हैं नहीं कि मेरा गेस्ट जा रहा है, कृपया इस टिकट को कंफर्म कर दीजिए PNR नंबर, वो भी ममता बनर्जी का ऑफिस से ही कंफर्म होता था। मतलब कलकत्ता जाता था वो चिट्ठी। मुकुल राय अपने घर में बैठ करके मांस भात खाते थे, उनके पास कोई काम नहीं था। क्योंकि मुकुल राय ने कुछ किराया बढ़ाने के विषय में सोचा रेलवे की खासदार सुधारने के लिए। ममता बहन ने कहा कि तुम्हें पता है साला हम यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे, तुम टिकट बढ़वा देगा तो हम ममता बंगाल में चुनाव कैसे लड़ पाएंगे, तो उनको वापस करना पड़ा। यहाँ तक स्थिति आ गई तो उन्होंने मनमोहन सिंह से कह दिया था कि मैं मंत्रिमंडल से मुकुल राय को बर्खास्त करूं। तब मुकुल राय ने मंत्रालय नहीं, मतलब तृणमूल नहीं छोड़ा। अब देखा कि शायद ममता बनर्जी के राजनीतिक करियर अब ढलान पर है और भारतीय जनता पार्टी का उफान पर है, तो वो उस जहाज को छोड़ करके इस जहाज में आ गए। लेकिन स्थिति वो हुई कि एक अमिताभ बच्चन का फिल्म था कोयला में अमिताभ बच्चन कोयला के खदान में असल में काम नहीं करता, असल में वो एक जहाज का कैप्टन होता है। जहाज उसकी समुद्री लहरों में फंस जाती है। अंततः अमिताभ बच्चन जहाज को बचाने का प्रयास करता है, लेकिन उसके अपने कुछ सहयोगी सहकर्मियों के ये समझाने पर कि सर अब जहाज जमींदोज हो जाएगी, समुद्र में समा जाएगी और हम सब लोगों का जल समाधि हो जाएगा, और हमारा कर्तव्य है कि हम अंत तक जहाज को बचाने का प्रयास करें, और अगर देखें कि जहाज ना बचे तो हम लाइफ बोट के सहारे अपने आप को बचा लें, क्योंकि इंसानी जीवन कीमती है, जहाज तो फिर भी बनाई जा सकती है। अमिताभ बच्चन अपने सहयोगियों के समझाने में, बहकाने में, कहने में अपना बोट छोड़ देता है, सीट छोड़ देता है और लाइफ बोट पर चला जाता है। अमिताभ बच्चन भूखे प्यास से बेहोश हो जाता है। जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि शिप तो बिल्कुल खड़ी है। उसे बड़ा अफसोस होता है, कोर्ट मार्शल होता है, और उसी शर्म से वो इलाका छोड़ देता है। जहाज का एक नामजद कैप्टन, नेवी का इतना बड़ा अफसर, कोयला खदान में कोयला खोद करके अपना जीवन यापन कर रहा है, गुमनामी में जी रहा है। तो मुकुल राय की तरफ से यही हुआ, उसने समझा कि अब ये जहाज डूब जाएगी, इसके साथ जल समाधि लेने से बढ़िया है कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम से आओ और बढ़िया वाला जहाज में कूद जाओ। लेकिन जब देखा कि तूफान छपने से पहले शिप तो बिल्कुल शान से खड़ी है, चल रही है, और बल्कि उसका स्पीड और ज्यादा बढ़ गया है, मुकुल राय को लगा कि यार ये मैंने अच्छा भला शिप की कैप्टनसी छोड़ दी। फिर वो जहाज के मालकिन से, जहाज रानी से अपना मिन्नतें करता है, पांव पर शस्त्रांग करता है, तलवे चढ़ता है या क्या करता है, वो उसका मतलब है। वापस फिर उस जहाज पर आ जाता है। मेरा आज का प्रश्न यही है कि ये जो राजनीतिक दल लोग राजनीति दलों का त्याग करते हैं, उसमें क्या होता है? राष्ट्रहित कोई मतलब होता है, सत्ता हित कोई मतलब होता है, या उनका खुद का हित कोई मतलब होता है? आज इसी पर आपका आशीर्वाद चाहिए, आप सबकी दुआएं चाहिए और आपका सुझाव चाहिए। कृपया अपना आशीर्वाद दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मेरी बात आपके माध्यम से और लोगों तक पहुंचे। मित्रों, अभी बात करते हैं जितिन प्रसाद की। एक नया जो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। कांग्रेस ने उनको उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का अध्यक्ष बनाया था, 2-2, 3-3 मंत्रालय में उमेश बनाया था। खुद के सीट ना जीतने की क्षमता पर भी उनको पार्टी में वरिष्ठ पद दिया था, बंगाल जैसे बड़े राज्य का प्रभार दिया था। बदले में जितिन प्रसाद ने बंगाल में जो 44 सीटें थी उसको भी साफ करवा करके पूरा कांग्रेस मुख्यालय में झाड़ू लगवा करके दिल्ली आ गए। मतलब जिहिगिरी तेरे चरण दे हनुमंता, सो चल गवा पताल तुरंता। जितिन प्रसाद के जिम्मे बंगाल का प्रभाव था। 44 सीट की विधानसभा मिली थी उनको। उस 44 सीट वाले विधानसभा से उन्होंने 44
वोट भी नहीं दिलवा सके, बंगाल में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। इतनी बड़ी मास लीडर की छवि बनाने के बाद वो अपने भाभी जी को अपने गांव में प्रधानी के लिए लड़ाए। जो आदमी प्रधानमंत्री के साथ सीधा संवाद करता था वो अपने भाभी को गांव का प्रधानी नहीं जितवा सका। भारतीय जनता पार्टी ने उसको अपने हाथ ज्वाइन कर लिया और कहा कि एक ब्राह्मण चेहरा को हम ले रहे हैं। अब सवाल है कि जो ब्राह्मण चेहरा हमारे लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी इसी क्षेत्र के हैं, जहाँ के जितिन प्रसाद है, और भी कोई लोग, रीता बहुगुणा जोशी है, महेंद्र पांडे हैं, एक और तिवारी जी हैं, दुबे जी हैं, मतलब शर्मा जी हैं, एक तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ही है। तो अब ये सब लोग क्या कम ब्राह्मण थे, नकारे ब्राह्मण है या बेमतलब के ब्राह्मण है? ये मैं नहीं कर रहा भाई, मैं उन पूज्य ब्राह्मणों से क्षमा मांगता हूँ, मैं नहीं कर रहा। भारतीय जनता पार्टी की सोच है, क्योंकि टीवी में तो यही प्रचारित करवाया जा रहा है कि एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा को भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ शामिल किया। कितना बड़ा चेहरा, जो अपने भाभी को प्रधानी में 500 वोट नहीं दिलवा सका, जिसके प्रभार में पश्चिम बंगाल 44 विधानसभा सीट को 44 वोट भी नहीं पा सके, पूरा सुपड़ा साफ हो गया। और खुद दो बार से चुनाव में जमानत जब्त करवा रहे, एक बार में तीसरे पे था, एक बार में चौथे पोजीशन पर था। अब के लड़ता तो नीचे से पहला पोजीशन आता, उस ब्राह्मण चेहरे को शामिल कर लिया। आज जब माननीय योगी जी, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह से मिले, राष्ट्रपति जी से मिले, तो एक चर्चा गर्म वही समाचार पाया। मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मुझे तो ये हालांकि र्यूमर ही लगता है कि अब कोई मंत्रिमंडल विस्तार उत्तर प्रदेश में होगा, और होगा भी तो उसकी क्या उपयोगिता होगी, 2 महीने में मंत्री क्या कर लेंगे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। शायद एकोमोडेशन और रुतबा के लिए खाना पूर्ति होगा, काम तो क्या कर पाएंगे, मौका ही नहीं है, समय नहीं है, तो क्या करेंगे कि उसमें जितिन प्रसाद को मंत्रिमंडल में लिया जाएगा, योगी जी के मंत्रिमंडल में। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी को क्या लाभ हुआ, ये तो भविष्य में होगा, क्योंकि जब 2024 की चुनाव होगी तो कितना ब्राह्मण वोट दिलवा पाएंगे और कितना हवा बना पाएंगे, ये तो अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर ये बात सत्य है कि योगी मंत्रिमंडल में जितिन प्रसाद शामिल हो रहे हैं, तो उनका सीधा सीधा एक फायदा तो हो गया कि जो आदमी अपने भाभी जी को प्रधानी के चुनाव में 500 वोट नहीं पड़वा सका, अब वो मंत्रिमंडल का सुख भोगेगा, लखनऊ के राजभवन में सीधा आएगा जाएगा। अब जुलाई में होने वाले एमएलसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मजबूरी में एमएलसी बनाना पड़ेगा, क्योंकि किसी सदन के सदस्य नहीं, विधानसभा की कोई सीट खाली नहीं है। जुलाई में एमएलसी की सीट खाली होने वाली है, 5 सीटें, उस 5 सीट में 1 सीट ये ऑक्यूपाई करेगा। मतलब जो आदमी 34 वोट नहीं पाया था, वो 34 एमएलए का सहयोग पाकर के एमएलसी बनेगा, और 6 साल तक उत्तर प्रदेश विधानसभा में बिना अपॉइंटमेंट जाने का परमिशन होगा। उत्तर प्रदेश के समस्त सचिवालयों से कार्य प्रगति पूछने का परमिशन पाएगा, अधिकार पाएगा, सरकारी काम में दखल करने का हैसियत पाएगा, और भाजपा जैसे बड़े पार्टी का समर्थन पाएगा। अब बदले में भाजपा को क्या मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। दूसरा है कि क्या पता कि कल भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब हो और कांग्रेस की थोड़ी बड़ी ठीक ठाक हो, तो वो वापस कांग्रेस में न चला जाए जैसे मुकुल राय चला गया। क्योंकि नेताओं के पास कोई दीन ईमान नाम की चीज तो होती नहीं, आंख की शर्म तो होती नहीं। इनके आंख में तो घोड़े बाल होता है, वो भी मोटा मोटा वाला। इन्हें तो कोई ना लाज है, ना शर्म है, ना हया है, ना संस्कार है। क्योंकि कल वो ममता बनर्जी को कह रहा था कि खराब है, भतीजे को बढ़ावा दे रही है, कोई इज्जत नहीं कर रही है, एकदम बेकार है। अब उसी ममता बनर्जी को कह रहा है कि बहुत बढ़िया है। जो आदमी नरेंद्र मोदी में नरेंद्र देखा था कि नरों में इंद्र नरेंद्र, जो आदमी भारतीय जनता पार्टी को कहा था कि यही भारत की असली जनता की पार्टी है, बाकी सब बेकार पाया तो देशद्रोही पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है, उस पार्टी ने उस आदमी को उपाध्यक्ष जैसे पद से सुशोभित किया था। लेकिन अब देखा कि भाई केंद्र में मंत्री बनने के चांसेस है नहीं, और क्योंकि आप सांसद हार गए, आपका बेटा कलकत्ता बंगाल में विधानसभा का चुनाव हार गया, जहां जहां आप गए अपने किसी आदमी को जितवा नहीं पाए, तो भारतीय जनता में क्या करेंगे, बैठन देंगे यहाँ पर, क्या काम है आपका। अब उनको लग गया क्या कुछ नहीं होगा। और ममता बनर्जी भी अब क्या देगी उसको, क्योंकि रही मन धागा प्रेम का तोड़ो ना छटकाए, टूटे से फिर ना जुटे, जुटे तो गांठ पड़ जाए, ये रमदास जी ने कह दिया है हम सब लोगों को।
हमारे गांव में कहा जाता है कि फटा हुआ दूध को दही नहीं बनाया जा सकता और फटे हुए दूध को पनीर के रूप में भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि पनीर वही बनता है जिस दूध को फाड़ा जाता है। जो स्वतः फट जाता है वो पनीर सब्जी बनाने, खाने और पनीर के रूप में इस्तेमाल करने के काम नहीं आता है, मतलब वो फेंकने की काम आता है। तो ममता बनर्जी के लिए फटा हुआ पनीर है मुकुल राय, जन आधार विहीन नेता है मुकुल राय। ममता बनर्जी के लिए हल्की ओछी बातें कह चुकने वाले मुकुल राय हैं। अंदर से तो ममता बनर्जी को ये बात पता ही होगा, तो अब वो क्या वो रुतबा और सम्मान दे पाएगी, और दे पाएगी तो क्या आम जन उसको पचा पाएगा, आम तृणमूल का कार्यकर्ता। लेकिन ममता बनर्जी ने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी आजकल रोज विपक्ष के एक एक आदमी को तोड़ करके अपने में शामिल कर रही है, तो ममता बनर्जी उस कहावत को चरितार्थ किया कि सोनारा के ठुकू ठुकू लोहार की ठाए। हमारे भोजपुरी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कि 100 सुनार के और 1 लोहार के। तो उन्होंने वो वाले मुहावरा को चरितार्थ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष को ही तोड़ लिया, जो पहले से उसका था। मतलब वो कोई नया नहीं तोड़ा, बट तोड़ा, एक झटका तो मिला। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के एक पुराने मंत्री को तोड़ करके बोला कि भाई हमारा फायदा हो ना हो, कांग्रेस के एक आदमी तो टूटा। यही कहने वाली बात ही तो इसी वजह से किया गया था। लेकिन मित्रों, ये राजनीतिक लोगों के उछल कूद बंदरों की तरह से इस डाल से उस डाल पर हमारा क्या फायदा हुआ, हमारे लिए क्या हुआ, ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है। ये हम सभी सोचेंगे, क्योंकि नेता हम लोगों के साथ खेलते रहेंगे, हमारे भावनाओं के साथ खेलते रहेंगे, हमें अपना जागीर समझते रहेंगे। वो अपने लोगों को बताते हैं कि मैं ऐसे हाथ उठा दूंगा तो ये क्षत्रिय वोट मेरा हो गया क्योंकि मैं क्षत्रिय नेता हूँ, मैं हाथ उठाऊंगा तो ये यादव वोट मेरा हो गया क्योंकि मैं यादव नेता हूँ, ये ब्राह्मण वोट मेरा है क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, ये मुसलमान वोट मेरा है। आखिर एक आदमी पूरे समुदाय, पूरे समाज, पूरे क्षेत्र का ठेकेदारी कैसे ले सकता है, कैसे ठेकेदार बन सकता है? हम सब लोगों को इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता है। शाहजहांपुर और आसपास के क्षेत्र के उन पूज्य ब्राह्मणों को ये बताने का भारतीय जनता पार्टी को कि भारतीय जनता पार्टी अगर पुराने ब्राह्मण लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नहीं हुई तो ये जितिन प्रसाद का क्यों होगी, और क्यों, मतलब क्या होगी और किस लिए होगी? अगर होगी तो क्यों होगी? लक्ष्मीकांत वाजपेयी क्या खराब ब्राह्मण थे? मैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी को बिल्कुल नहीं जानता, ना मेरा उनके साथ कोई रहन सहन उठन बैठन है, ना ही कोई बोलचाल है। लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है, प्रदेश के धाकड़ नेता है, प्रदेश के अच्छे रह चुके हैं, ऊंचे कद के आदमी है। तो क्या वो वोट पुलर नहीं है ब्राह्मण समाज का? या आप ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भारत के हर समाज संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता है, कोई जाति विशेष नहीं होती जैसे और पार्टियों में है? जैसे लालू मुलायम को अपना यादव वोट प्यारा है, मायावती को अपना दलित वोट प्यारा है, ओवैसी को मुसलमान वोट का ठेकेदारी है, राजभर को राजभर वोट का ठेकेदारी है, निषाद को निषाद वोट का ठेकेदारी है, उसी तरह से अब जितिन प्रसाद पर ब्राह्मण वोट की ठेकेदारी है। तो क्या हमारा देश वर्ग जो धरती पर मंत्रोच्चार से भगवान से साक्षात्कार करने का दावा कराता है, हमारे ग्रह दशा को ठीक करने की जिम्मेवारी लेता है और दावा करता है कि अगर मैं आपके घर बढ़िया मंत्रोच्चार कर दूंगा तो आपके ऊपर से ग्रह दशा हट जाएगी, ऐसे पूज्य ब्राह्मणों का क्या कोई एक आदमी दावा कर सकता है कि मैं ठेकेदार हूँ, मैं जहाँ हूँ ब्राह्मण वही है? क्या इतने ब्राह्मण निरीह हो गए हैं? ये ब्राह्मण कोई पशु है जो कोई एक आदमी हाँक करके दूसरे खेमे में लेके चला जाएगा? ये बात उन पूज्य ब्राह्मणों को बताने की आवश्यकता है, और जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक पार्टियां आपकी भावनाओं से खेलती रहेगी और आप बिकते रहेंगे। मैं कोई जातीय नाम नहीं रख रहा, बस एक इशारा आपको कर रहा हूं। आप हंसिए, गुस्सा होइए या समाज पर चिंतित होइए। क्या हुआ कि मेरे पूजनीय माता जी का देहांत हुआ, तो हमारे यहाँ एक संप्रदाय के लोग हैं, मैं अगर पता ना कहूँगा तो कोई जाति सूचक शब्द ना ले लिया जाए, वो जब खत्म होने के बाद वो बड़ी ऊंची आवाज में बोलते हैं जग पूरा मालिक के द्वारे, बहुत मतलब बड़ी ऊंची नाद में बोलते हैं, और उनको पैसा दिया जाता है और ऊंची नाद में बोलते हैं। जितना खुश होता है वो उतनी ज्यादा ऊंची आवाज में वो लोग बोलते हैं, और वो सबसे अंत में आते हैं। जो जिस हैसियत का है उनको पता है कि आदमी किस हैसियत का है,
जो 500 की हैसियत वाला है उसे 700 की मांग करता है, उसमें 500 पे मान जाता है। जो आदमी 5000 की हैसियत वाला है उसको 7000 मांगता है, बाद में 5000 पे मान जाता है। जो आदमी 100 रुपया की हैसियत में है उससे 150 रुपये की मांग करता है और 100 रुपये पे मान जाता है। वो बड़े अच्छे और सज्जन लोग होते हैं। मांग करना उनका फर्ज है, मांग करना उनका धर्म है। आप अपने हैसियत से दें, और मैं देखता हूँ कि लोग उनको देने में कंजूसी भी नहीं करते। जो जिसका शक्ति है या श्रद्धा है वो लेता है। हमारे माता जी में चर्चा था कि अब माता जी के तीनों बेटे ठीक ठाक कमा रहे हैं, शुद्ध घी में परोजन हो रहा है, और उन्होंने कोई वर्गीकरण नहीं किया है। सब लोगों को एक थाल में बैठा करके वही पूरी जिलेबी बुनिया मिठाई जो सबको खिलाया जा रहा है वो खिला रहे हैं। चर्चा हुआ था कि ब्राह्मण चाहे जितना खाया उस सबको छिपा, लोटा, कटोरा, गिलास, कटोरी वो साथ में खाना खा के बर्तन धुलवा के पंडित जी को घर भिजवा रहे हैं कि भाई विप्र लोग हमारे यहाँ पत्तल में नहीं खाएंगे। ये मेरे पिताजी की इच्छा थी। हमने कहा था कि बाबूजी कितने पंडित खाएंगे, 100, 200, 500, तो 500 थाली खरीद लिया जाए, पंडित जी लोगों को थाली में भोजन दिया जाए। इच्छा तो मेरे परिवार और प्रधान लोगों को भी थी, लेकिन लोग कहकर बुरा मान जाएंगे, साला हमारे घर थाली नहीं है, तो हमारे क्षेत्र के लोग कभी देख जाएंगे, कहा नहीं जा सकता। तो हमारे पिताजी कहे कि चलो तुम लोगों को कर रहे हो, तुम्हारी माँ थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने बाबूजी से कहा कि आप एक अंदाज लगा लीजिए, क्योंकि पंडित जी लोग तो गिने हुए हैं कि इतने लोग आएंगे, 10-20 ज्यादा थाली मंगा लीजिएगा। हमने वही किया था। तो एक चर्चा था कि भाई जग ठीक हो रहा है, तो वो भी अपना उम्मीद करके आए कि भाई जग ठीक हो रहा है तो जग ठीक हो रहा है, और ऊंची आवाज में आने लगे। तो जब वो आए, चर्चा कहाँ हो रही थी वो पल आते। जब वो आए तो मैं देखा कि यार तुम तो हमारे नहीं हो, तो नाम वाले आपको 3000 रुपये में खर्चा है। तो हमारे बाबू जी हौसला कर रहे, कहाँ करे। हाँ मालिक, आप पूछ लीजिए अपने वाले से। आप तो मोबाइल का जमाना, फट मोबाइल मिला रहे, बोल रहे हैं मालिक है, यहाँ के मानव नहीं की। तो जो हमारे पुराने वाले थे उन्होंने बोला कि हाँ मालिक, वो बिटिया की शादी में बड़ा जरूरत पड़ गई थी, तो क्या कर मालिक, आपके वो फला वाला लोगों को हमने दे दिया है, आपको 3000 में बेचना पड़ा मालिक। मतलब मैं बिक गया, हमको पता ही नहीं। हमारे बाबूजी बड़े ठाका के हंसे और बोले कि काम करो, तुम भी आओ, कोई बात नहीं। अभी कहने लगा मैं मारूंगा उसको, कैसे आएगा। बोला नहीं, तुम्हारा जो देना हम तुमको देंगे, वो हमारा पूरा नाम उसको देंगे। ना मालिक आ ही नहीं सकता, उसको गाली देने लगा। मेरे बाबूजी बोले कि देखो ये गलत है, अच्छा तुम पहले चले जाओ, उसके बाद आता मालिक वो भी मेरे को दूंगा, मैं बाद में छीन लूंगा उसे। बाबूजी बोले कि देखो तुमने खरीदा है, ठीक है, अब अगले से जो होगा नेक हम तुम्ही को देंगे, लेकिन वो आदमी ने मजबूरी में बेचा है, मतलब उसका शौक नहीं था मुझे बेचना। उसको भी बड़ा समझाया, गाँव के लोग में कहते हैं भाई तुमको उतना ही देंगे जो देना है, वो उसको अलग से देंगे, कोई बात नहीं, बेटे सब कमा रहे थे। हमने भी उनको समझाया कि देखो भाई, ये सुन करके मुझे अफसोस हुआ कि उसको मजबूरी में बेचना पड़ा। खैर वो आया, रेस्ट ही अलग बात है, वो आप यहाँ चर्चा योग नहीं। मतलब मैं ये आपको बता रहा हूँ कि आप लोग उसी तरह से बिक चुके हैं और आपको पता नहीं है कि आपका नेता आपको बेच दिया कि भाई मेरे को पैसा दो, मेरे को पद दो, मेरे को वोट दो, मेरे को दो। ये मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रियों को बेच दिया मैंने। क्या स्थिति ये हो गई है हमारी कि हम कब बिक गए हमें पता ही नहीं है। अब कोई हमारा नेता कहेगा कि राकेश परमार, नहीं वो तो कोई बात नहीं, वो तो अपना चाकरी है। आप हमारी पत्नी को एमएलसी बना दीजिए, भाई को एमपी बना दीजिए, मेरे को एक निगम का चेयरमैन बना दीजिए, मेरे दामाद को मंत्री बना दीजिए, 2 ठेकेदारी दे दीजिए, हम आपके साथ हैं और हमारे साथ परमार जाति के सारे आपके साथ हैं। क्या ये सुनने में हंसी और गुस्सा दोनों नहीं आ रहा है? हंसी इस बात का कि कैसे कोई हमको बेच सकता है, और गुस्सा इस बात का कि कैसे कोई हिम्मत कर सकता है ये कहने के कि मैं राकेश परमार को बेच दिया। आज जितिन प्रसाद को जो लोग खरीदे हैं वो इसी कीमत पर तो खरीदे हैं कि जितिन प्रसाद मतलब ब्राह्मण समुदाय। तो जो आपके पास पहले से ब्राह्मण थे, क्या वो ठेकेदार ठीक नहीं थे, या उन लोगों की ठेकेदारी कमजोर पड़ गई? मित्रों, मेरा ये मानना है कि राजनीतिक दल नहीं सुधरेंगे, क्योंकि उन्हें भरोसा है अपने बहकावेपन के क्षमता पर, समाज में एक दूसरे के लड़वाने के क्षमता पर। लेकिन आप तो अपनी शक्ति पहचानिए। आपकी स्थिति वही है कि जैसे वीर हनुमान नदी के किनारे बैठे थे और उन्हें पता था कि माता सीता समुद्र के उस पार लंका में है। अब वो बड़ा समुद्र का पार जिसका ना इस छोर दिख रहा ना उस छोर दिख रहा है,
अब सब लोग कह रहे हैं कि समुद्र पर जाया कैसे जाए, पुल बनेगा तो बरसों लग जाएगा, और संदेशा तुरंत लेके आना है कि माता वहां कैसी है। सब लोग चिंतित बैठे थे, तब तक जामवंत आए और वीर हनुमान को बोले कि क्यों चुप बैठो बोलवाना, हे वीर हनुमान तुम क्या चुप बैठे हो? तो बोले क्या करे पितामह, तो समुद्र है तुम्हारे, तुम लांग सकते हो, तुम में शक्ति है, यू हैव द एबिलिटी टू जंप। तो हनुमान जी के कैसा, तब उनको याद आएगा, ओहो अरे मैं तो लांग सकता हूं। तब उनको उनकी शक्ति से पहचान करवाया जामवंत जी ने, और हनुमान जी समुद्र लांग के गए, और बाद ही में जो लंका में जाकर के जो तहस नहस और खेल किया, माता का संदेश दिया, वो सब अलग है। तो क्या आप सबके सब वीर हनुमान हैं कि आपको आपकी शक्ति का पहचान नहीं है? मेरी शक्ति जामवंत जैसी नहीं है कि मैं आपको ये कह सकूं, लेकिन मैं आपका बच्चा हूं, आपका बालक हूं, आपके सामने हाथ जोड़ करके निवेदन तो कर सकता हूं कि हे वीर क्यों चुप बैठो बोलवाना, आप लोग क्यों चुप बैठे हो, अपने आप को बिकने पर क्यों तुले हुए हो, क्यों कह रहे हो कि मैं बिक चुका फलाने नेता के साथ, मैं बिक चुका फलाने आदमी के साथ, मैं बिक चुका फलाने संप्रदाय समुदाय के लीडर के साथ। ऐसा ना करें, आप मनुष्य है, वस्तु नहीं है कि आपको कोई बेचे। आप स्वाभिमानी आदमी है, और किसी स्वाभिमानी आदमी को कोई बेचने की हिम्मत कैसे कर सकता है, सोच कैसे सकता है? इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आपके सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी शक्ति पहचानिए और जमाने को बताइए कि आपको कोई बेच नहीं सकता, आपको प्यार से अपने बस में किया जा सकता है, आपको पुचकार के नहीं, आपका पूजा करके आपको अपने बस में किया जा सकता है, आपके सामने दंडवत होकर कहा जा सकता है कि हम आपका चाकर बनकर रहेंगे, आपका सेवक बनकर रहेंगे, आप हमको अपना आशीर्वाद दीजिए। ये नहीं कि आपको हमने खरीद लिया है, अब आप हमको वोट दीजिए। ये दो इस फर्क को समझिए, नहीं तो आपके वोट पर कोई प्राइमरी स्कूल की टीचर हजारों करोड़ की स्वामी बन जाती है और चौड़े में कहती है कि हाँ मैंने 10 लाख का माला पहना था क्योंकि वो हमारे समाज के लोगों ने दिया था। कोई आदमी साइकिल पर चलने वाला स्कूल का, प्राइमरी स्कूल का मास्टर अब चार्टर्ड प्लेन से मतदान करने 100 किलोमीटर की यात्रा को आता है तो चार्टर्ड प्लेन से आता है। कोई आदमी वेटरनरी अस्पताल के 84 वार्ड के जमीन पर अपना जीवन यापन करने वाला आदमी हजारों करोड़ का मालिक है, और उसका अनपढ़ गंवार बेटा हवाई जहाज में जन्मदिन की खुशियां मनाता है। तो ये सब इसलिए कि उन्होंने आपको बेचा है, आपके नाम पर अपना कमाई किया है और आपको उसी स्थिति में छोड़ दिया है। आपके लिए चरवाहा विश्वविद्यालय और उसके लिए हवाई जहाज। इस फर्क को समझिए और अपने आप को पहचानिए। आपको आपके पहचान करवाने की मेरी शक्ति नहीं है, बट आपको प्रणाम करने की मेरी शक्ति है, आपसे अनुरोध करने की मेरी शक्ति है कि हे महामानव, आप अपने आप को पहचानिए और बिकिए मत, क्योंकि आप बिकाऊ नहीं है, आप संपूर्ण शक्तिशाली समृद्ध है और आपका सम्मान होना चाहिए, आपका शेल नहीं होना चाहिए। इन्हीं श्लोक के साथ मैं राकेश परमार ये दुआ करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, निरोग रहें। कोरोना अभी गया नहीं है, लॉकडाउन में छूट मजबूरी में देनी पड़ी है, लेकिन आप कितना हो मजबूर हो, अगर बहुत से बहुत मजबूरी ना हो तो कृपया बाहर ना निकलें। कुछ दिनों तक घर में दुबक के रहिए। कई बार दुबकना फायदेमंद होता है बजाय कि सीना चौड़ा करके बेवकूफ़ी करने से। तो आप सब समझदार हैं, होशियार हैं। कोरोना आपसे डरेगा नहीं, क्योंकि उसको किसी से डर नहीं है, लेकिन आप अपने परिवार से डरें, अपने परिवार के सुख समृद्धि शांति से डरें, क्योंकि संसार के लिए तो आप एक नंबर हैं, लेकिन परिवार के लिए आप पूरा संसार हैं। तो उनका संसार न उजड़े, उनके संसार न बिगड़े, इस बात के लिए आप कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें और जितनी जरूरी हो उतना घर में रहें, बाहर ना निकले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको स्वागत करता हूँ।